हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा ने जाति प्रथा में घटित होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी इस अवधारणा में अनेक दोष हैं और कई विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है। इसीलिए हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं, यानी कौन कौन सी आलोचनाएं इसमें हैं, और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। पहले पॉइंट में लिखते हैं कि स्वयं समाजशास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास ने ही लिखा है कि संस्कृतिकरण एक विषम और जटिल अवधारणा है। यह भी संभव है कि इसे एक अवधारणा मानने के बजाय अनेक अवधारणा का गुच्छा माना जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ याद रखने योग्य बात यह भी है कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए यह केवल एक नाम है और हमारा प्रमुख कार्य इन प्रक्रियाओं की प्रकृति को समझना है। जैसे ही यह पता चले कि संस्कृतिकरण शब्द विश्लेषण में सहायता पहुंचाने की अपेक्षा बाधक है, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में स्पष्टता, सुनिश्चितता और तर्क संगतता का अभाव पाया जाता है। इसीलिए ये तथ्यों के विश्लेषण को सिद्धांत निर्माण में उपयोग नहीं किया जा सकता है। खुद श्रीनिवास लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण की उपयोगिता एक अवधारणा की जटिलता और साथ ही साथ इसके ढीलेपन के कारण सीमित है। संस्कृतिकरण एक अति जटिल और अलग अलग तत्विक अवधारणाएं हैं। श्रीनिवास आगे लिखते हैं कि इस अवधारणा के बेढंगा व अस्पष्ट होने के बावजूद भी वे इसका प्रयोग करते रहेंगे, और वह भी पश्चाताप की। तीसरे पॉइंट में लिखते हैं परस्पर विरोधी बातें। देखिए, कुछ स्थानों पर श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा के संबंध में परस्पर विरोधी बातें बतलाई हैं। एक स्थान पर तो उन्होंने लिखा है कि किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है, और एक अन्य स्थान पर उन्होंने खुद लिखा है कि आर्थिक उन्नयन, राजनीतिक शक्ति का चयन, शिक्षा, नेतृत्व और संचरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त कारण है। इस तरह से संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप स्वयं ही किसी समूह को उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। जातियों के निरंतर संस्कृतिकरण का संभवतः ये परिणाम निकलने का कालांतर में पूरे हिंदू समाज में सांस्कृतिक और संरचनात्मक एक तरह से परिवर्तन हो जाएगा। और एक जगह वो खुद लिखते हैं फिर एक जगह कि किसी अछूत समूह का चाहे कितना ही संस्कृतिकरण क्यों न हो जाए, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ रहेगा। तो इन सभी कथनों से ये पता चलता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में अनेक असंगतियां आ रही हैं। तो इस तरह से ये परस्पर विरोधी बातें उसमें शामिल है। इसी तरह से चौथे पॉइंट में श्रीनिवास जी मानते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया लंबा चलने वाला एक सामाजिक गतिशीलता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा एक जाति जातीय संचरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है, लेकिन यह संदेहजनक है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। इस संबंध में डॉक्टर टी.एन. मजूमदार ने लिखा है कि सैद्धांतिक और केवल सैद्धांतिक रूप से ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता जो संबंध बातें हैं, हमारा ध्यान और अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं उतरता है। और पांचवें पॉइंट में डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता का एक प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि संस्कृतिकरण एक सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्जात स्रोत है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृतिकरण भविष्य में अपनी परिस्थिति में सुधार लाने की आशा में उच्च समूह की संस्कृति की ओर अग्रिम सामाजिकरण के लिए सार्वभौमिक प्रेरणा का एक सांस्कृतिक विशिष्ट मामला है। छठे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं कि संस्कृतिकरण एक अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रकार का सामाजिकरण व्यक्ति के लिए अप्रकारात्मक होगा, क्योंकि वह जिस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, गतिशीलता के अभाव में वह उसका सदस्य नहीं बन पाएगा। इस तरह से संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। संस्कृतिकरण की आलोचना करते हुए
सातवें पॉइंट में समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में भूतकाल में सत्ता के उत्थान और पतन द्वारा, संघर्षों और युद्ध द्वारा, राजनीतिक दांवपेच द्वारा प्रभुत्व संपन्न समूहों के पद प्राप्ति को व्यक्त करती है। और हमने उदाहरण में पढ़ा भी था कि किस तरह से जो निम्न जातियां थी जब सेना में भर्ती होती थी अपने पद को प्रतिष्ठित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो अपने जो जाति थी उसे बदलती थी। तो ऐतिहासिक उदाहरण संरचनात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं जिनका संस्कृतिकरण जैसी अवधारणा के द्वारा पूर्णतः पता नहीं चल सकता है। यानी कि ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक अगर हम उदाहरण लें तो अच्छी तरह से संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ये स्पष्ट नहीं हो पाती है। आठवें पॉइंट में लिखते हैं कि श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की इकाई का स्पष्ट से उल्लेख नहीं किया है और साथ ही संस्कृतिकरण एक वर्ण, जाति, उपजाति या फिर गोत्र आदि में से किसी के द्वारा किया जाता है। संस्कृतिकरण दृष्टि से एक जाति में कई अलग अलग समूह पाए जाते हैं, तब वे किस संस्कृति का अनुकरण करते हैं ये चीज़ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही 9वें पॉइंट में लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक संकुचित अवधारणा है जिसका जन्म भारत के छोटे से भाग कुर्क के अध्ययन के दौरान हुआ। इसके आधार पर जातीय व्यवस्था में होने वाले केवल पदमूलक परिवर्तन को समझा जा सकता है। यह अवधारणा भारतीय समाज में घटित होने वाले अन्य परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करती है। 10वें पॉइंट में लिखते हैं कि कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि संस्कृतिकरण पर संस्कृतिकरण का एक विशिष्ट रूप है। यानी कि जो पर संस्कृतिकरण है इसी का एक विशिष्ट रूप है। एक जाति द्वारा दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाने के लिए नया नाम गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर संस्कृतिकरण ही उसके लिए उपयुक्त शब्द है। वहीं 11वें पॉइंट में समाजशास्त्री आलोचना करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि श्रीनिवास जी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम किन बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया का विकास कहाँ तक होगा और कहाँ जाकर रुकेगी और क्यों, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, इन सभी विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए यह बहुत उपयुक्त अवधारणा नहीं है। तो इस तरह से सभी विद्वानों ने इस अवधारणा की आलोचना की।